कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वाधिक विश्व के झूठे इंसान हैं। तो सरकार से सवाल मत पूछिए, सरकार की सिर्फ तारीफ करे जाइए, सरकार की वाहवाही करे जाइए, चाहे सरकार कुछ भी करे जाए तो ठीक है। अगर आपने सरकार से सवाल पूछ लिया तो आप देशद्रोही हैं। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो सेना का श्रेय खुद लेके अपने ऊपर ही फूल बरसवा रहे हैं, हर जगह मैं हूँ, मोदी की गोली खाओगे, मोदी ने ऐसा करा तो मोदी ऐसा कर देगा, मोदी ने खुली छूट दे दी, मोदी ने ऐसा कहा। अपने भाषण में ही आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री 50 बार अपना नाम ले चुके, मोदी मोदी मोदी, मोदी ने ऐसा करा, मोदी गोली देगा, मोदी गोली के बदले गोला देगा। अरे भैया अगर आप में इतनी ताकत है, इतनी आप में जान थी तो आपने चलते ऑपरेशन को बीच में क्यों रोका? अच्छा खासा ऑपरेशन था, हम अच्छी खासी बढ़त पे थे, दुश्मन के गर्दन पे चढ़े हुए थे, उसकी छाती पे चढ़ के बैठे हुए थे, हम उसका टेटुआ दबा रहे थे। उनका 56 इंच का सीना है विपक्ष के लिए, उनका 56 इंच का सीना है। अगर आप उनसे सवाल करते हो तो वो 56 इंच का सीना करेंगे, मेरे से सवाल कैसे पूछ लिया? मेरी रगों में तो ए पॉजिटिव है जी। अच्छा। और तमाम लोगों की रगों में ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ए बी या फिर ओ, यही 4 हैं। इसके अलावा तो 5वां कोई है नहीं। लेकिन हमारे महामानव, अवतरित महामानव जिनको कहा जाता है, मैं खुद ही अपने मुंह से, मैं तो बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ, वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो लॉजिकल भी नहीं है। कैसी कैसी बातें करती हैं, गरम सिंदूर बह रहा है। उनकी बात सुन के वहाँ पे ना पुरानी दिल्ली के किराना व्यापारियों ने लाखों रुपए के सिंदूर के ऑर्डर दे दिए कि अब खून की तो बात जरूरत पड़ेगी नहीं, अब तो हमारा सिंदूर ही बिकेगा। अब उनका सारा माल लटका पड़ा है बॉर्डर पे, यार सिंदूर हमारा बिकेगा। ब्लड बैंक तो वैसे के वैसे ही काम कर रहे हैं, ये क्या हुआ? इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अब बेचारे अपना माथा पीट रहे हैं, ये क्या करा हमने, इतना लाखों रुपए का सिंदूर का ऑर्डर दे दिया। ब्लड बैंक वालों पे एकदम से खतरा मंडरा गया था, हमारे ब्लड बैंक अब तो बंद होने शुरू हो जाएंगे। ये तो सिंदूर बह रहा है लोगों की रगों में, प्रधानमंत्री तो झूठ बोलते ही नहीं है ना, उनका तो कहाना है, प्रधानमंत्री झूठ कभी नहीं बोलते। हर बात झूठी लगती है, आप लोग यकीन नहीं करते उनकी किसी बात? नहीं जी, हम उनकी सारी बात पे यकीन करते हैं, हम 100% उनकी सारी बात पे यकीन करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वाधिक विश्व के झूठे इंसान हैं। अच्छा। इस बात में हम उनकी यकीन करते हैं। ये बात उनकी सर्वाधिक सच है कि विश्व के सर्वाधिक झूठे प्रधानमंत्री का तमगा हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। इसके अलावा और कोई नहीं है ऐसा कि जिसके पास हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाया। आप लोग कह रहे हैं पाकिस्तान खुशियां मना रहा है, वो जीत का जश्न मना रहा है। बिल्कुल मना रहा है जी। अब आप सबसे बड़ी इसको थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं। आप इसके राजनीतिकरण की शुरुआत देखिए। 22 तारीख को पहलगाम में हमला होता है, किसी पीड़ित से नहीं मिले, किसी पीड़ित के परिवार से नहीं मिले, कहीं जाके किसी से कोई ऐसा नहीं सिस्टम शुरू करा कि मैं जाके किसी पीड़ित परिवार के लोगों से मिलूं, उन्हें ढांढस बनाऊं, सांत्वना दूं। लेकिन उन्होंने सबसे पहले जरूरी क्या समझा, 24 तारीख को बिहार में रैली, और रैली जाके उन्होंने आउट कर दी। उन्होंने किसी पीड़ित को, और तब से लेकर 22 से आज महीना हो चुका है और 1.25 महीना लगभग हो गया, अभी तक किसी से नहीं मिले, जाके किसी भी परिवार से मिले तो किससे, गुजरात गए हैं अपनी रैली करने, और रैली में जाके कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को वहाँ के डीएम का ऑर्डर जाता है कि आपको इनकी रैली में शामिल होना पड़ेगा, आपको इनके साथ आना पड़ेगा। हाँ जी, होना पड़ेगा। डीएम साहब जब कह रहे हैं वहाँ के, तो फिर वो क्या करें सर? एक जाहिर जी, कैसे आपको पता चला कि उनको बुलाया गया है कि फूल उनके आ गए सोशल मीडिया पे, उनके परिवारजनों के बयान आ चुके हैं। आप देखिए, परिवारजनों का बयान आ चुका है कि हमें डीएम साहब से फोन आया था कि आपको इसमें शामिल होना है। जाहिर सी बात है, फौजी लोग हैं, वो नहीं डरते किसी से। आपको पता है फौज हमारी किसी से नहीं। बीजेपी कह रही है कि अब घर घर सिंदूर भिजवाएंगे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद। एक घर बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं, वहाँ भी भिजवा दीजिए साहब। अच्छा। एक घर बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं, वहाँ भी भिजवा दीजिए। बात पे पर्सनल हो जाता है। नहीं जी, मैंने कुछ कहा है? मैंने कुछ नहीं कहा जी। मैं तो सिर्फ यही बोला, एक घर बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं, वहाँ भी भिजवा दीजिए। बस मैंने तो एक ही बात बोली ना। कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसी बात से साबित हो जाता है कि दूसरों को उपदेश देना कितना आसान है, लेकिन अपने घर में। बस अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, प्रधानमंत्री हैं, गरिमा खत्म होती है, उन्हें तो ध्यान नहीं है, लेकिन हमें तो ध्यान रखना पड़ता है। राहुल गांधी जब भी बीजेपी की ओर से कोई बयान आता है, राहुल गांधी तुरंत अपने 3 सवाल दाग देते हैं जी। उन सवालों पे क्या कहेंगे? जाहिर बात है, दागने चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, लोकतंत्र में सवाल पूछना ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए, तभी लोकतंत्र विकसित होता है। आज से अगर हम ये बात करते हैं, राहुल गांधी जी के ऊपर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सेना से सवाल क्यों पूछ रहे हैं या सरकार से सवाल। सेना से हालांकि उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन बार बार प्रचारित ये करा जाता है कि सेना से सवाल पूछते हैं। उन्होंने डीजीएमओ की सारी बात मानी है, उन्होंने सवाल पूछा तो सरकार से पूछा, और सरकार से सवाल पूछना अगर गुनाह है तो इसके सबसे पहले गुनाहगार हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। 1962 का भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। 1962 के भारत और चीन के चलते हुए युद्ध के बीच में उन्होंने 9 अक्टूबर को 1962 को प्रधानमंत्री श्री उनके जवाहरलाल जी को बोला कि बताइए स्थिति क्या है, स्थिति क्या है, हमारी सीमाओं पे स्थिति क्या है, क्या हम पा रहे हैं, क्या हम खो रहे हैं। इसके लिए संसद सत्र बुलाइए, और इसके लिए वो एक दिन के धरने पर भी बैठे थे। जवाहरलाल जी ने उनको करा रिकॉग्नाइज, बुलाया, संसद सत्र बुलाया, बताया। लेकिन अब तो सरकार में बीजेपी है, और बीजेपी की सरकार सवाल के बदले में उन्हें कह देती है कि वो आसिम मुनीर से उनकी बिल्कुल इस सरकार की खासियत यही है। आप इससे सवाल पूछो, आप देशद्रोही हैं, मैं सवाल पूछूंगा मैं देशद्रोही, आप सवाल पूछिए आप देशद्रोही हैं। एक लोग गायिका जो हमारे यहाँ, आपको मैं बार बार उसके उदाहरण देता हूँ, उन्होंने
उन्होंने बात करी, पूछा सरकार से सवाल, उनको सीधा 400 से ऊपर FIR आज पूरे देश में उनके खिलाफ दर्ज है। एक हमारी बैंकर थी, उन्होंने एक छोटी सी वीडियो बना के सवाल जवाब करने की कोशिश करी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। एक अली शाह हैं जिन्होंने एक पोस्ट ही तो डाली थी, उस पोस्ट में सेना के शौर्य का बात करी गई थी, सेना के शौर्य का महिमा मंडन करा गया था, लेकिन उन्होंने क्योंकि नाम अली शाह है इसलिए उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जाती वो मामला ध्वस्त हुआ। तो सरकार से सवाल मत पूछिए, सरकार की सिर्फ तारीफ करे जाइए, सरकार की वाहवाही करे जाइए, चाहे सरकार कुछ भी करे जाए तो ठीक है। अगर आपने सरकार से सवाल पूछ लिया तो आप देशद्रोही हैं, घोषित देशद्रोही हैं। आप लोग भी यहाँ पे भारतीय सेना के सम्मान में सभाएं कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी भी लगातार सभाएं कर रही है, उनकी भी लगातार रैलियां निकल रही हैं, सिंदूर यात्रा हो रहा है, कैसे अलग है? वो भी तो आखिर सेना के सम्मान में कर रहे हैं। देखिए जी, मैं बिल्कुल सेना के सम्मान में कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ ये मेरी बात खत्म होने के बाद आप एक बार अंदर हॉल में जाइएगा, पहली पंक्तियों में कितने हमने फौजी बुला के बैठा रखे हैं, जरा उनका देख लीजिए, और उनकी इसमें रैलियों में, हजारों लोगों की रैलियों में कितने फौजी हैं। जो असल सेना को सम्मान देना है वो फौजियों को बुला के, यहाँ देखिए कितने मेडल सीने पे लगाए हुए हमारे पुराने रिटायर्ड फौजी बैठे हुए हैं। हमने उनको बुलाया, सबसे पहले अग्रिम पंक्तियों में उनको स्थान दिया है, हमने उनके लिए सम्मान की बात करी, हमने इसमें कोई राजनीति नहीं करी। लेकिन वो अपनी राजनीति कैसे करते हैं? कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवारजनों को बुला के उनसे स्टेज शेयर करवा के और अपने ऊपर फूल बरसवा के। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो सेना का श्रेय खुद लेके अपने ऊपर ही फूल बरसवा रहे हैं, हर जगह मैं हूँ। और अभी आपने पीछे उनका भाषण सुना गुजरात का, क्या उन्होंने बोला? मोदी की गोली खाओगे, मोदी ने ऐसा करा तो मोदी ऐसा कर देगा, मोदी ने खुली छूट दे दी, मोदी ने ऐसा कहा। अपने भाषण में ही आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री 50 बार अपना नाम ले चुके, मोदी मोदी मोदी, मोदी ने ऐसा करा, मोदी गोली देगा, मोदी गोली के बदले गोला देगा, अगर रोटी खानी है तो चैन से खाओ, नहीं तो फिर मोदी गोली खिला देगा। अरे भैया अगर आप में इतनी ताकत है, इतनी आप में जान थी, तो आपने चलते ऑपरेशन को बीच में क्यों रोका? अच्छा खासा ऑपरेशन था, हम अच्छी खासी बढ़त पे थे, दुश्मन के गर्दन पे चढ़े हुए थे, उसकी छाती पे चढ़ के बैठे हुए थे, हम उसका टेटुआ दबा रहे थे, और एक हमारे ट्रम्प साहब बीच में आते हैं, लठ गाड़ते हैं अपन और ट्वीट करते हैं मैंने सीज फायर करा दिया, अगर आपने मेरे साथ व्यापार करना है तो सीज फायर करो, वरना मैं आपको व्यापार बंद कर दूंगा। और उन्होंने व्यापार को प्राथमिकता दी। और शर्मा जी को तो खुश होना चाहिए ना कि इतने हमारे प्रधानमंत्री इतने काबिल हैं, 56 इंच का सीना है उनका, जो चाहे कर सकते हैं। जी, उनका 56 इंच का सीना है, लेकिन वो किसके लिए, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। उनका 56 इंच का सीना है विपक्ष के लिए, उनका 56 इंच का सीना है। अगर आप उनसे सवाल करते हो तो वो 56 इंच का सीना करेंगे। मेरे से सवाल कैसे पूछ लिया? उनका 56 इंच का सीना कभी प्रेस के सामने आए हो? कभी प्रेस के 11 साल हो गए, एक बार भी प्रेस का सामना करा है 56 इंची सीने ने? कभी नहीं करा। एक बार भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो तो बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कैसी होती है? साहब आप टॉनिक कौन सा लेते हैं, आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। शर्मा जी 11 साल में 11 छोड़िए, एक तो अच्छा काम किया होगा ना? हाँ जी, एक अच्छा काम करा है इन 11 सालों में। आपने कहा एक अच्छा, मैं आपको बहुत सारे अच्छे काम याद दिलाऊंगा। सबसे पहले 2014 में सत्ता संभालते ही सबसे पहले हमारा जो देश था भुखमरी के सूचकांक में था 55वें नंबर पे, लेकिन मोदी जी की काउंटिंग जो ऐसी चलती है, उन्होंने कहा 55 नंबर क्या होता है? अरे 55 नहीं, दहाई में है, सैकड़ों में होना चाहिए। उन्होंने हमारे देश में काम कर करके हमारे आज भुखमरी सूचकांक में 111वें नंबर पे पहुंचा दिए। 111 की शगुन राशि होती है ना, शगुन राशि अक्सर कहा जाता है कि 101 या 111 या 121, तो उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा। उसके बाद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा नंबर 67वां हुआ करता था। मोदी जी ने इतना काम करा, दिन रात काम करा कि 180 देशों के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आज हमारा देश 163वें नंबर पे है। कितना शानदार काम करा मोदी जी ने। पिछले 67 सालों में सारे प्रधानमंत्री, सारी सरकारों ने मिलकर हमारे देश पे कर्जा मात्र था 55 लाख करोड़ रुपए। मोदी जी को संतुष्टि नहीं, अरे ये कुछ नहीं है भाई, 55 लाख करोड़ को आज उन्होंने 225 लाख करोड़ क्रॉस करा दिया। कितना शानदार काम करा मोदी जी ने, शर्मा है जी ना? चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जी जा रहे हैं बिल्कुल हम, बिल्कुल जापान को पीछे छोड़ने बिल्कुल वाले बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। नीति आयोग ने तो छोड़ दिया था, था। फिर बाद में पता चला कि नहीं, जी। अभी टाइम लगेगा, टाइम एक है। महीना और आज वो 12वें पेज पे ना, अखबारों का 12वां पेज जो इकोनॉमिक्स के बारे में आता है, उसमें इतनी छोटी सी आर्टिकल आया जिसमें दिया गया है कि अभी ये अनुमान व्यक्त करा गया है कि इस साल के अंत तक हम पछाड़ के चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन उसके हाँ जी, लेकिन उससे पहले IMF ने बोला ना कि संभावना व्यक्त करी, डिक्लेरेशन नहीं हुई है पहली चीज। चलो संभावना व्यक्त कर दी, आपने डिक्लेरेशन भी कर दी, मैं मान लेता हूँ जी, लेकिन उस चौथी अर्थव्यवस्था का हम क्या करें जब आज हमारे देश में 140 करोड़ लोगों में से 81.5 करोड़ लोगों को तो 5-5 किलो राशन पे पाला जा रहा है। क्या करें हम उस अर्थव्यवस्था का? क्या करें उस अर्थव्यवस्था का जो यूपी में बलिया में एक महिला का प्रसव जो है फर्श पे कराया जा रहा है, उसे बेड तक अवेलेबल नहीं है। क्या करें उस अर्थव्यवस्था का? तमाम लोग आज कोटा में हमारे बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपनी जो नौकरी की तैयारी करते हैं, और वो जब पेपर दे के आते हैं उन्हें उसके बाद उन्हें पता चलता है उनका नंबर नहीं आया। कोटा में आज राजस्थान का कोटा जो है हब के तौर पे मशहूर हो चुका है, एजुकेशन हब के तौर पे। हर रोज वहाँ पे एक या दो व्यक्ति बच्चे जो है आत्महत्या कर रहे हैं। क्या करें उस अर्थव्यवस्था का? 4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की हमारे लिए फायदा क्या है? एक आम आदमी को क्या फायदा पहुंचे? आज भी प्रत्येक व्यक्ति आय जो है मात्र 2,16,000 रुपये, और उस 2,16,000 में अगर हम अपने GDP का जो कर्जा निकालें तो हमारी प्रति व्यक्ति आय पता है कितनी बैठती है? मात्र 1,60,000 रुपये। यानी कि हमारे हाथ में कितना मिला है? कुल मिला के हमारे हाथ में आते हैं सिर्फ 66,000 रुपये।
सिर्फ 66,000 रुपये हमारी अगर हम नेट इनकम मानी जाए तो क्या करें उस चौथी अर्थव्यवस्था का। विकास करने के बाद भी हार नहीं मार रहे हैं भाजपा के नेता, धाकड़ नेता है भाजपा में। हाँ ये बात है, बेशर्मी में उनका कोई मुकाबला नहीं है जी। बेशर्मी में वो माउंट एवरेस्ट की तरह चट्टान की तरह अकड़े खड़े हैं, हमें कोई पार नहीं कर सकता वो। हाँ धाकड़ नेता है। बिल्कुल, हाँ वो धाकड़ मीडिया पे देख रहे हैं। धाकड़ सही बात है जी, धाकड़ नेता है, अब तो यही कहना चाहिए। हालांकि देखिए महिलाओं के सम्मान की बात होती है, महिलाएं इंटरव्यू ले रही हैं तो मैं उस चीज़ को नहीं उठाना चाहता था, सीधी सी बात है, शर्मिंदगी महसूस होती है इन सब चीज़ों की। बात करते हैं मोदी जी हमारे भाई, आज की डेट में टोटल उसका सारे के सारी सेना के शौर्य का उन्होंने राजनीतिकरण करके छोड़ दिया। सेना की हमारी जो देखिए बहन बेटी के लिए अभी तक क्या उन्होंने मोदी जी के शब्द निकले मुँह से विजय शाह के खिलाफ, मोदी जी के शब्द निकले देवड़ा के खिलाफ, नहीं निकले, कुछ नहीं। उन्होंने बीजेपी के नेताओं को कि थोड़ा उन्होंने नाम लेके चेतावनी नहीं दी, नाम लेके चेतावनी देने की बात होती है। मिस्टर विजय शाह आपको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, आपको पार्टी से निकाला जाता है। मिस्टर देवड़ा आपको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, सेना के सम्मान को आपने असम्मान करा, आपको बाहर निकाला जाता है पार्टी शर्मा से। जी, मोदी जी की रैलियों का दौर फिर से लगातार चल रहा है, जी। एक के बाद एक दौरे जी। कर रहे हैं और तमाम रैलियों में तमाम जनसभाओं में वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं अपना जो नारा था पुराना जी। कि देश नहीं झुकने दूंगा वो फिर से दोहरा रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं मोदी जी पे जनता फिर से यकीन करेगी ना? बिल्कुल नहीं करेगी, हाँ। बिल्कुल नहीं यकीन करेगी। जो इतने अपने इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कहाँ उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज करा? घटना हुई है पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में, इवेंट उनके ऑर्गेनाइज हो रहे हैं गुजरात में अपने गृह प्रदेश में। अरे भाई आप वास्तव में 56 इंची, आप वास्तव में जनता की हैं बात करते हैं, जनता के ध्यान रखते हैं तो जाइए ना वहाँ जम्मू कश्मीर जाके पीड़ितों से मिलिए ना। राहुल गांधी जी फौरन पहुंचे वहाँ पे, पुंछ में 2 बच्चे जो मारे गए थे क्लास में, उनके क्लासमेट से सबके मिल के आए हैं क्योंकि बच्चों के साथ दिक्कत थी, परेशानी थी, तो सबसे मिल के आए। ये मिलना होता है, ये होते हैं असली जननायक, जिसलिए हमें कहा जाता है, हम कहते हैं अपने राहुल गांधी जी को कि जननायक हैं, ये होती है असली बात। भाई जो पीड़ित है उनसे मिलो ना आप, जो पीड़ित नहीं है वहाँ पे आप जाके गुणगान करें मैं अहम एकोस्मी द्वितीय नास्ति। शर्मा जी, सेना की वर्दी में प्रधानमंत्री कैसे लगे आपको? क्या कहूँ सर, मेरे ऊपर केस वेस दर्ज हो जाएगा। सेना की वर्दी में देखिए सेना की वर्दी का साफ साफ अपमान है ये। सेना की वर्दी के प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई भी सिविलियन सेना की वर्दी नहीं पहन सकता, पहली चीज़ ये प्रोटोकॉल का साफ साफ अपमान है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज से पहले हमारे पास ये इस बार की छठी वो थी जो ये हादसा हुआ है हमारे साथ, जो इस बार जो हमारे पाकिस्तान के साथ झड़प हुई है, ये छठी बार था। सबसे पहले 48 में हुआ, उसके बाद 1965 में हुआ, फिर 71 में हुआ, फिर 99 में हुआ, फिर 2019 में हुआ और अब 2025 में। आज से पहले कौन से प्रधानमंत्री ने पहनी सेना की ड्रेस? किसी ने नहीं पहनी। आज से पहले हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं कर दी थी। क्या उन्होंने कोई भी कमांडो के ड्रेस में पहन के अपनी फोटो खिंचाई? क्या उन्होंने अपने कई जगह जगह होर्डिंग लगाए थे? या उन्होंने कहा था मैं इंदिरा मैं इंदिरा मैं इंदिरा, कहा था उन्होंने? भाई एक बड़ी पुरानी वो है, हमारे कबीर जी का दोहा है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। लेकिन ये तो अपने आप को हीरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक कांच का टुकड़ा। तो जरूरत किसको पड़ती है ये सब चीज़ें कहने की? मैं ही मैं हूँ। अगर आप में काबिलियत है, दुनिया आपकी अपने आप तारीफ करेगी, दुनिया आपको पूजेगी। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो आप जितना मर्जी ढोल बजाते रहो, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, आपके ढोल फटते ही नजर आएंगे। बीजेपी वाले घर घर सिंदूर लेकर पहुंचने वाले हैं। हो गया जी। भैया, सवाल हो गया, आप लेट आए। अच्छा, कोई बात नहीं सर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों के पास सिंदूर जिन्हें लगाना होता है उनके घर में मौजूद हैं। आपको फिर से अगर आप देर से आए तो एक बार और कह देता हूँ, एक घर बहुत सालों से इंतजार कर रहा है, वहाँ पहुँच जाए तो सबसे बेहतर होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।